हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th फिजिक्स में स्फेरिकल सेल या गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने टाइप का होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, जैसे कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और एक एक करके इसको हम बेहतर ढंग से समझते हैं। परिभाषा भी लिखेंगे और साथ साथ में किरण आरेख, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिक्स का। बिना किरण आरेख के आपको कुछ भी नहीं समझना है। जहां तक संभव है हर परिभाषा में आपको किरण आरेख ही बनाना है और उसको ही समझना है, और उसको समझने के पश्चात आपको परिभाषा बनानी है। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रट्टा मार के आप याद नहीं कर सकते हैं। आज याद करिएगा, कल आप भूल जाइएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो भैया क्या समझना है हमको पहले कि गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या है हम लोग समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो समझिएगा, गोलीय दर्पण एक खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है। जैसे अगर मान लो हम मान लें कि ये जो है खोखला कांच है इस तरीके से। ठीक है, खोखला कांच कैसा होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं टेनिस वाली बॉल या प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली होती है ना, उसमें से कुछ पार्ट आप काट लीजिए, जैसे कि मैंने यहां बना दिया है। अब पहला सवाल, सर आपने कांच की बॉल क्यों ली। तो बेटा दर्पण के लिए पारदर्शी माध्यम का होना अनिवार्य है। हमने पढ़ा हुआ है पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार आप देख सकें या जिसके आर पार प्रकाश जा सके। माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमने लिया एक कांच का खोखला गोला। किसका लिया, कांच का। ये है कांच का खोखला गोला, स्फेरिकल सेल बोलते हैं इसको, खोखला गोला। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से कुछ पार्ट काट लेना है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपने इतना काट के निकाल लिया इस तरीके से, ये ठीक है, इतना काट के अलग कर लो। इसको मैं यहां बना दे रहा हूं इस तरीके से, ये बना दिया आपने। ये मान लेते हैं आपने निकाल के यहां बना दिया ये। ठीक, अब क्या करना है, जो पार्ट आपने काट के निकाला है उसके एक तल पर कलई करना है, चांदी की या रेड ऑक्साइड की, मतलब पेंट कर देना, पोत देना है उसको, है ना। या तो इस वाले तल पर या तो इस वाले तल पर। तो भैया हमने एक यहां बना दिया, एक यहां बना दे रहे हैं ये। ठीक है, यही चीज है। अब कलई करते हैं। या तो आप कलई यहां करिएगा इसके अंदर वाले तल पे, है ना, इस तरीके से। या तो कलई करिएगा बाहर वाले तल पे, मतलब एक दबा हुआ तल है, एक उभरा हुआ तल है। तो या तो आप कलई करेंगे दबे वाले तल पे या तो आप कलई करेंगे उभरे वाले तल पे। दो ही काम कर सकते हैं। अब कलई करने के बाद जो दर्पण मिलेगा वो हो जाएगा गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। तो परिभाषा क्या हो सकती है कि गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का पार्ट होता है जिसके एक तल पर कलई होती है और दूसरा वाला तल, मतलब अगर यहां कलई है तो यहां से परावर्तन होगा और अगर यहां कलई है तो यहां से परावर्तन होगा। जिसके एक तल पर कलई होती है और दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब जहां से परावर्तन की घटना होगी, इसको आप बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब कलई करने के आधार पे देखिए जरा, यहां आपने कलई की अंदर वाले पार्ट पे या दबे हुए तल पे, यहां आपने कलई की उभरे वाले तल पे, है ना, दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पे दर्पण दो टाइप का हो गया। इसको बोलेंगे आप उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे आप अवतल दर्पण। परिभाषा क्या बनाएंगे, यदि कलई गड्ढे वाले तल पे होती है और परावर्तक पृष्ठ उभरा वाला तल बनता है तो बनने वाला दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मतलब यहां कलई कर दी तो अब ये वाला पृष्ठ जो बाहर है इसका उभरा हुआ, यहां से होगा परावर्तन। क्या होगा, यहां से परावर्तन। तो ये दर्पण कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां आओ, अगर आपने कलई की उभरे वाले तल पे तो जो इसका गड्ढे वाला तल है या दबा हुआ तल है ये बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। मतलब इस बार परावर्तन इस वाले तल से होगा, गड्ढे वाले तल से, यहां से। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो भैया याद कर लो, गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक का नाम है उत्तल दर्पण, एक का नाम है अवतल दर्पण। परिभाषा क्या बनाओगे? अगर कलई किया है गड्ढे वाले तल पे और परावर्तक पृष्ठ है उभरा वाला तल, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अगर आपने कलई की है उभरे वाले तल पे और गड्ढे वाला तल परावर्तक पृष्ठ है, तो दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। समझ गए? दर्पण क्या होता है? कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर आपको कलई करना है। चांदी की कलई करना है मतलब पेंट करना है, या तो रेड ऑक्साइड का करना है। उसके बाद कलई करने के आधार पे दर्पण दो टाइप का हो गया, एक था उत्तल, एक था अवतल। अगर गड्ढे वाले तल पर कलई है और उभरा वाला तल परावर्तक पृष्ठ है, मतलब यहां से परावर्तन की घटना होगी, तो दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। और अगर आपने कलई की है उभरे वाले तल पे और इसका गड्ढे वाला तल परावर्तक पृष्ठ है, तो दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। इतनी बात क्लियर है? अब समझते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहली परिभाषा है कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है। ध्रुव से आप क्या समझते हैं? तो इसको बना लीजिए, ऐसे लाइन डायग्राम बनाइएगा और इसको ही देख के इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करिएगा, लिख लेंगे आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा क्या है भैया? सबसे पहली परिभाषा है कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है। सबसे पहला, दर्पण में ध्रुव क्या होता है? ध्रुव, या इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो ऐसा करते हैं, एक लेते हैं दर्पण, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं और जो परिभाषाएं हैं उसको हम उसी में दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि सब आपको एक साथ समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं हमने ये ले लिया दर्पण, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने दर्पण, ठीक है। और हमने दर्पण कैसा लिया है? अवतल। हम क्या करेंगे? इसके उभरे वाले पृष्ठ पे कलई कर देंगे और इसका दबा हुआ जो तल है ये वाला, ये बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो भैया सुनो, ध्रुव क्या होता है? जो गोलीय दर्पण आपने लिया है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, इसके मिड पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से, दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे ये दर्पण है, इसका मान लो मिड पॉइंट यहां पर आता है, यहाँ पे आपके हिसाब से आप कहेंगे सर यहां होना चाहिए, है ना। ये मान लो इसका मध्य बिंदु है, तो ये अगर मध्य बिंदु है, ये इसको बोलेंगे आप ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया दर्पण का ध्रुव। समझ गए बात? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गई परिभाषा, ठीक। दूसरी नंबर परिभाषा क्या होती है? सेकंड परिभाषा कि वक्रता केंद्र क्या होता है भैया? वक्रता केंद्र क्या है? तो समझिए क्या है। ये दर्पण जिस गोले का भाग है, क्योंकि देखिए दर्पण हमने बनाया था किसी कांच के गोले से, काटा था इसको, है ना। एक खोखला गोला कांच का था, वहां से काटा था। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब, अगर हम इसको पूरा गोला बना दें ताकि आपको बेहतर समझ में आए, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा इधर। अगर हम इसको पूरा गोला बना देते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दर्पण है वो इसी गोले का एक पार्ट है, काटा गया है ना, ये, ठीक। तो जो इस गोले का केंद्र है, मान लो इसका केंद्र यहां कहीं आता है इस जगह पे, सपोज करो ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सी। इसी को बोलेंगे इसका वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र। यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं, ये है इसका वक्रता केंद्र। क्या है ये? वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या बनेगी कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर दूं ताकि ये दिखे अलग। ये है आपका दर्पण, यहां से यहां, ठीक है। ये दिख रहा होगा सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा। इस तरह से देखिए इधर, नहीं ऐसा ना हो कि यहां मैं बना रहा हूं आपको दिखे ना, दिखना चाहिए सबको। ये है इसका ध्रुव, ठीक है। समझ गया? दूसरी परिभाषा क्या थी? दर्पण का वक्रता केंद्र। अगली परिभाषा है
कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए जरा, तीसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, इसको भी समझिएगा, ये भी आसान है। वक्रता त्रिज्या, तो देखो भैया जरा, जैसे परिभाषा थी केंद्र की वैसे त्रिज्या की है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये हो जाएगी r, इसको दिखाते हैं r से। ये है वक्रता त्रिज्या, ये क्या चीज है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहां लिख दीजिए, इसको दिखाते हैं r से। समझ गए। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष क्या होता है, कि दर्पण में मुख्य अक्ष क्या है, बताओ भैया। तो देखिए भैया, है ना, क्या है मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव को दिखाते हैं P से, कहां दिखाते हैं, P से। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब ये था वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव, इसको मिला दो तो यही लाइन मिलेगी। इसको आगे बढ़ा दो इस तरीके से, इधर बढ़ा दीजिए और इधर भी बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी ये, मुख्य अक्ष। समझ गए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और ये लाइन मुख्य अक्ष। अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक। क्या है, पांचवी परिभाषा, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का द्वारक देखिए क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूं, नहीं तो इसमें फिर ये दिखाई नहीं पड़ेगा। दर्पण का द्वारक मान लीजिए यहां बना रहे हैं हम, ठीक है, यहां समझ लीजिएगा। ये मान लो दर्पण है, ठीक है। दर्पण कौन सा बनाया मैंने, अवतल बनाया। इसका मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ का व्यास है, ठीक है, ये सामने वाला, मतलब इसका माउथ। यहां से प्रकाश प्रवेश करेगा दर्पण में जाने के लिए, फिर वहां से परावर्तन होगा, तो उसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो परिभाषा क्या होगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगली परिभाषा है 6 नंबर, द्वारक हो गया। अगला आएगा हमारा, हाँ, ये फोकस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इधर लिखता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये लाइन डायग्राम बनाइए, इसको ध्यान से देखिए और इसको देख के इसको समझने का प्रयास करिए और खुद से परिभाषा बनाइए कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है। अब समझना है दर्पण में फोकस क्या होता है, ठीक है, जो कि इन सभी परिभाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दर्पण का फोकस क्या होता है। तो देखें जरा, दोनों दर्पण की बात करते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, एक साथ बात करते हैं। तो हम दोनों बनाने पहले, ये मान लो हमने बना लिया, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक। यहां बना लेते हैं, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं, यहां इसका वक्रता केंद्र है, ये तो आप समझ ही गए हैं, और यहां इसका ध्रुव रहेगा, दोनों को मिला दो इस तरीके से, ये मिलाएंगे आप, तो जो लाइन होगी उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। यहां भी देखिए जरा, यहां मान लो ध्रुव है, यहां मान लो इसका वक्रता केंद्र, दोनों को मिला दो इस तरीके से, ये है मुख्य अक्ष। तो मैं लिखे भी दे रहा हूं, इसको दिखाते हैं C से वक्रता केंद्र को, इसको दिखाते हैं P से ध्रुव को। यहां पर ये हो जाएगा P, तो यहां पर ये हो जाएगा C, ठीक है। यह है आपका अवतल दर्पण, वो है क्या, उत्तल। लिख भी दूं यहाँ पे नाम में आपको, ताकि याद भी कर लें। ये है अवतल दर्पण, ठीक है, क्या है ये, अवतल दर्पण। और ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखो फोकस क्या होता है समझना है। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं परिभाषा ऊपर, ये डेफिनेशन है नंबर 6 कि दर्पण में फोकस क्या होता है। इसका फोकस, दोनों की बात करते हैं, तो सुनिए फोकस क्या होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे ये है आपका मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली किरणें, मतलब ये, जैसे कि एक किरण मान लो ये आ रही है समांतर, एक किरण मान लो ये आ रही है समांतर,
यहाँ भी और इधर भी। इसको यहाँ लिखिए, ये इस तरह से, ये आ रही है समांतर और ये आ रही है समांतर। यहाँ भी लाइए ताकि दोनों परिभाषा एक साथ हमको बिल्कुल समझ में आ जाए दोनों दर्पणों के लिए। ठीक है, परिभाषा एक है, दर्पण दो है, दोनों को एक साथ हमको समझना है। ये था उत्तल, यहाँ भी देखो ये आ गई समांतर किरण और एक ये आ गई समांतर किरण। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये आ गई और ये आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, चाहे वो अवतल की बात हो चाहे वो उत्तल की बात हो, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहां से इनका परावर्तन होगा मतलब टक्कर मार के वापस आएंगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं अथवा किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये समझिएगा, पहले बनाओ किरण आरेख। ये देखो जरा, ये टक्कर मारेंगे तो जाएगी ऐसे, ये भी जाएगी ऐसे, ये भी जाएगी ऐसे और ये भी जाएगी ऐसे। मतलब सारी की सारी किसी एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। जैसे कि मैंने यहां बना दिया है ये वाला पॉइंट, सबको दिख रहा होगा। ये ऐसा बिंदु है जहां से सारी की सारी किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर थी परावर्तन के पश्चात होकर गुजर रही हैं, इसको बोलते हैं भैया एफ। एफ का मतलब मुख्य फोकस दर्पण का। अब ये किस दर्पण के लिए बात हो रही है? अवतल के लिए। अब यहां की बात करो, यहां भी परावर्तन होगा, तो यहां जब परावर्तन होगा तो यहां ऐसा हमको लगेगा, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि सारी की सारी किरणें, ध्यान दीजिएगा इधर, इस तरह से ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कहलाएगा इसका मुख्य फोकस। अब इसमें क्या परिभाषा में क्या लिखेंगे आप, इसको ये भी समझना है। दर्पण के मुख्य अक्ष, इसकी ये मुख्य अक्ष है, इसकी ये मुख्य अक्ष के समांतर, दिखाई दे रहा होगा सबको, के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं या किसी एक बिंदु की तरफ जाती हैं। तरफ नहीं कहिएगा, से होकर जाती है, क्योंकि वास्तव में जा रही है, इसमें देख लीजिएगा, किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं अथवा किसी एक बिंदु से जाती हुई या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कहने का ये है कि इस वाले केस में सारी किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु से होकर जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां यहीं से मुड़ जाएंगी। लेकिन जितने किरणें परावर्तित हैं, चाहे इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी यहीं से होकर जाएंगी अगर इनको पीछे बढ़ाओ तो, है ना। इसलिए प्रतीत होगा, यहां शब्द इस्तेमाल करेंगे प्रतीत, मतलब ऐसा आभास होगा, वास्तव में नहीं होगा। क्या लगेगा यहां कि जो किरणें हैं परावर्तित, ये सारी की सारी, आपतित नहीं परावर्तित, सब ऐसा लगेगा कि ये वाली किरण यहां से होकर जा रही है, ये वाली यहां से होकर जा रही है, ये भी, मतलब सारी की सारी किरणें जो कि परावर्तित हैं वो सारी इसी बिंदु से होकर, इसी बिंदु से जाती हुई या इससे आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस वाले पॉइंट से। वास्तव में नहीं हो रहा है, पीछे बढ़ाने पर लगेगा कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ये था अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस, और ये था उत्तल दर्पण का फोकस। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के फोकस में किरणें वास्तव में जाएंगी, जबकि उत्तल दर्पण के फोकस से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं आती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ गए? एक बार परिभाषा 2 लाइन में समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाती हैं अथवा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। जहां लिखेंगे वास्तव में जाती हैं, वहां ब्रैकेट में लिखना है अवतल दर्पण, और जहां लिखेंगे आती हुई प्रतीत होती हैं, वहां लिखना है उत्तल दर्पण। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है लाइन डायग्राम से। ठीक है, तो इसको बनाइएगा और इसको देख के खुद से इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक, अगली परिभाषा क्या है कि फोकस दूरी क्या होती है। देखिए इसको भी जरा, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो जरा समझो। फोकस से फोकस दूरी, तो क्या लिखेंगे परिभाषा?
दर्पण के मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी। दिखाई दे रहा है, ये है मुख्य फोकस या फोकस, ये है इसका ध्रुव। इस केस में ये है मुख्य फोकस या फोकस और ये है इसका ध्रुव। इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर हम यहां देखें तो इसको नीचे बढ़ा दीजिए, इसको यहां बढ़ा दीजिए, तो ये दूरी कहलाएगी इसकी फोकस दूरी। क्या कहलाएगी इसकी? फोकस दूरी। कहां से लेकर कहां तक की दूरी? दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी। याद रखिएगा, कहां से कहां तक की दूरी? दर्पण के फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इस केस में भी और इस केस में भी। यहां अगर हम पीछे ये बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकस दूरी। और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। कहा दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। ये हो जाएगा स्मॉल एफ, ये भी हो जाएगा स्मॉल एफ। अगर ध्यान दें तो आप कह सकते हैं सचित्र से ऐसा लग रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव के बाएं तरफ होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव के दाएं तरफ होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो एक परिभाषा और बची है, फोकस तल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। 8वां, फोकस तल क्या होता है, तो समझिएगा इसको। फोकस तल क्या है, इसके लिए मैं नया लाइन डायग्राम बना रहा हूं, किरण आरेख, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो भी फिगर है वो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे और किरण आरेख से ही आप परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और उसको भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, फोकस तल देखो जरा क्या होता है। दोनों के लिए बनाता हूं, एक के समझिएगा, दोनों दूसरा अपने आप आ जाएगा आपको। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमने कर दिया कलई, ये है भैया इसका ध्रुव, ठीक है, और यहाँ है इसका वक्रता केंद्र सी। दोनों को मिला दिया हमने इस तरीके से और लाइन खींच दी, तो बन गई मुख्य अक्ष। क्या बन गई? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब समझो इसका फोकस तल क्या होता है। तो फोकस तल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो किरणें आ रही थी वो यहाँ पर फोकस हो रही थी इस जगह पे, है ना। आपने देखा अभी कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो सब एक ही बिंदु पर फोकस होंगी, इसको बोलेंगे दर्पण का फोकस। ठीक, तो मान लो ये वाला पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट पर एक आपको तल लेना है जो कि मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ठीक है, प्लेन ऐसे होगा इस तरह से। देखिए मेरे हाथ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे होगा फिर ये, जो कि इससे होकर जाएगा यहां से फोकस से, और इस तरह से होगा। अब ये पूरा प्लेन कहलाएगा फोकस तल। इसका मतलब यहां पर कहीं पर भी कोई अगर बनता है प्रतिबिंब तो कहेंगे वो इसके फोकस तल में बनेगा। इस तरह से देखिए ये पूरा तल, बस कंडीशन ये है कि जो प्लेन आप लेंगे वो इसके फोकस से होकर जाना चाहिए और इसके मुख्य अक्ष पर लंबवत होना चाहिए। दो कंडीशन। पहला क्या, कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, इसके मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा और ना ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। देखिए कि ये इसके और इसके बीच में कितना कोण बनना चाहिए? 90 अंश का कोण बनना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए मुख्य अक्ष के, उसको बोलेंगे उसका फोकस तल। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आज हमने पढ़ लिया कि दर्पण क्या होता है, कितने टाइप का होता है और दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और साथ साथ में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं।